हेलो मेरे डिजाइनर दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा रखते हैं अच्छा ही होंगे। डिज़ाइन डीप डाइव की इस सीरीज की काफ़ी सारे वैल्यूएबल कंटेंट ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुका हूँ और उसका अच्छा फीडबैक भी मुझे मिल रहा है। तो होप आप बहुत कुछ सीख रहे हो। तो चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम जानेंगे यूजर सेंटर अप्रोच डिज़ाइन क्या होता है। मतलब आप एक ऐसा डिज़ाइन कैसे बना सकते हो जो पर्टिकुलरली यूजर सेंट्रिक हो। हाय, मैं हूं आपका अमित सर और आप देख रहे हो डिजिटल अमित वो चैनल, जहां पे मैं मेक मनी ऑनलाइन और ग्राफिक डिजाइनिंग कैरियर रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूसीडी, यूजर सेंटर डिजाइनिंग अप्रोच क्या होता है, आज जानेंगे इस क्लास में। यूजर सेंटर डिज़ाइनिंग अप्रोच होता है एक डिज़ाइनिंग प्रोसेस, जिस डिज़ाइनिंग प्रोसेस के थ्रू अगर हम जाएंगे तो हमारा बहुत सारा चीज़ों के ऊपर ये इफ़ेक्ट करता है, इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग, इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टिंग द प्रोजेक्ट, इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग द टाइम वगैरह वगैरह। तो आज हम इस चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, इस चीज़ों के ऊपर जानेंगे कि यूजर सेंटर डिज़ाइनिंग क्या होना चाहिए। बेसिकली यूजर सेंटर डिज़ाइनिंग क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। यूजर सेंटर डिज़ाइनिंग यानी शॉर्ट फॉर्म में इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री हम इसको बोलते हैं यूसीडी। जैसे कि हम कलर साइकोलॉजी के बारे में बोलते हैं सीपी, दैट इज कॉल्ड यूसीडी। एक यूजर सेंटर डिज़ाइन होता है कि जब भी आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है उसके बाद तुरंत आप सॉफ्टवेयर खोल के उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं करोगे, सबसे पहले उसके बारे में रिसर्च और एनालिसिस करोगे। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि हमें एक लोगो डिज़ाइनिंग का प्रोजेक्ट मिला है, तो सबसे पहले रिसर्च क्या करेंगे कि जिस कंपनी का हमें लोगो मिला है उस कंपनी का विजन, उस कंपनी का मिशन, उस कंपनी का टारगेट ऑडियंस, उस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। ये सारा चीज़ रिसर्च करने के बाद आप एक स्केच पे अपनी कॉन्सेप्ट को बनाओगे। उस कॉन्सेप्ट को जब बनाने हो जाएगा तब उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके आप एक प्रोटोटाइप बनाओगे, जिस प्रोटोटाइप में 2-3 वेरिएशन होगा। जिस प्रोटोटाइप को या तो आप हो सकता है कि सीनियर डिज़ाइनिंग की तरफ फॉरवर्ड करो, या फिर हो सकता है आपकी क्रिएटिव डायरेक्टर की तरफ फॉरवर्ड करो, या फिर आप खुद ही अगर फ्रीलांसिंग करते हो तो आप इस प्रोटोटाइप को सबसे पहले क्लाइंट को भेजोगे। उस क्लाइंट को प्रोटोटाइप के बीच में से हो सकता है कि 1-2 प्रोटोटाइप अच्छा लगे और उसमें फिर डिटेलिंग होगा। डिटेलिंग होने के बाद फिर आप क्लाइंट की मतलब फीडबैक लेके फिर उसको डेवलप करोगे और फिर अल्टीमेट प्रोडक्ट लॉन्च होगा, यानी अल्टीमेट लोगो डिज़ाइनिंग पर्पस सॉल्व होगा। आप जान के ये बिलीव नहीं करोगे कि नाइकी के एक सिंपल डिज़ाइनिंग करने के लिए $2 पर आवर के बेस पे एक डिज़ाइनर को पैसा दिया गया है, और वो कितने घंटे, ऑलमोस्ट 20 से 30 घंटे लगाया था उस पर्टिकुलर एक सिंपल नाइकी का लोगो डिज़ाइनिंग करने के लिए। इट्स नॉट about money, it's about the process, that is called user center designing approach यानी UCD process। जिस UCD process पे हम 10 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये हमें किस तरीके से हेल्प करता है हमारी डिज़ाइनिंग प्रोसेस को सिंपल बनाने में। और आगे से जब भी हमें कोई भी प्रोजेक्ट में काम मिले, उस प्रोजेक्ट में ये प्रिंसिपल को अगर आप अप्लाई करोगे तो आपकी किस किस चीज़ों में फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले मैं पॉइंट आउट करूंगा फोकस ऑन द यूज़र नीड्स। यूज़र नीड्स मतलब जब भी आप कोई डिज़ाइनिंग काम कर रहे हो या फिर जब भी आप कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो उस डिज़ाइनिंग का पर्पस क्या है, उस डिज़ाइनिंग जो यूज़र देखेगा उस यूज़र का पेन पॉइंट क्या है, उस पेन पॉइंट को हुक करते हुए वो आपकी सोल्यूशन से क्या गेन करेगा, उस चीज़ को आप एक एज ए प्लेटर किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड यूजर नीड। जब तक आप इस यूजर नीड को नहीं समझोगे आप कभी भी डिज़ाइनिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी सॉफ्टवेयर से डिज़ाइनिंग नहीं होता, डिज़ाइनिंग होता है आपके दिमाग से। सॉफ्टवेयर एक टूल है जिसको सीखोगे तो उसकी आपकी डिज़ाइनिंग जो आपके दिमाग में है उसको एग्जीक्यूट करने में मदद मिलेगा, चाहे वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हो चाहे वो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर हो। दैट इज़ नथिंग बाइंडिंग्स इन एनी सॉफ्टवेयर। इसीलिए मैं सॉफ्ट स्किल के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करते हुए मेरे चैनल पे इस तरीके का थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को डेवलप करना चाहता हूँ, ताकि जो एस्पायरिंग डिज़ाइनर हो
उसको एक सही पाथ मिले, सही पाथ से वो जाए और सही पाथ से वो आगे अपने डिज़ाइनिंग करियर को परस्यू करे। तो कमिंग टू द पॉइंट कि हम बात कर रहे थे कि यूज़र नीड्स के ऊपर किस तरीके से ध्यान देना है। जब भी आप जो फेज़ हमने बात किया था, जो कि आपकी ये जो यूज़र रिसर्च एंड एनालिसिस है, इस फेज़ में आता है कि आपकी यूज़र नीड्स को समझने के लिए। तो सबसे पहले जब भी आपको डिज़ाइनिंग मिले, उसकी गोल, उसकी पेन पॉइंट और उसकी जर्नी क्या क्या होना चाहिए, ये सारा चीज़ें आप एक नोट डाउन करो और उस पॉइंट के ऊपर बेस करके आप अपनी लेआउट की डिज़ाइनिंग स्टार्ट करो, जिसमें बहुत सारा प्रिंसिपल आता है, जैसे इस फॉर ग्रिड, रूल ऑफ थर्ड, विजुअल हायरार्की। ये सारा चीज़ों के बारे में मैं बहुत पहले बात कर चुका हूँ। कंटेंट अवेलेबल है, आप जाके प्लीज़ उस कंटेंट को पहले देखिए, आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाला है इस सीरीज में। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि हमारा यूजेबिलिटी क्या है, यानी आपकी जो डिज़ाइनिंग आप बनाओगे, जैसे कि रिसर्च, कॉन्सेप्ट डिज़ाइनिंग, डेवलप, टेस्ट, प्रोटोटाइप एंड फाइनल डिज़ाइन, लॉन्च, ये जो टोटल प्रोसेस है, ये जो 4-5 स्टेप में आपकी प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आपकी यूज़र की जो यूजेबिलिटी है वो किस तरीके से बढ़ जाएगा इसलिए कि कभी भी आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है और आप अल्टीमेट आउटकम दिखाते हो अपने क्लाइंट को, तो बीच में जो टाइम जाता है उस टाइम पे आप कभी भी एक यूज़र को अपडेट नहीं करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी आप कुछ होटल में जाके खाना ऑर्डर करते हो और उस खाने आने में देर हो जाता है तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। मतलब आप चाहते हो कि आपको कोई एंटरटेन करे या फिर आपको बीच बीच में एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। उसी जगह पे अगर आपके खाना ऑर्डर किया और उस बीच बीच में कोई भी वेटर आके आपको पानी दे रहा है, कोई दूसरे चीज़ से आपको एंटरटेन कर रहा है, कोई दूसरा वैल्यूएबल मेनू बुक या फिर कोई दूसरे मेनू को आपको दिखाने के लिए देगा, वगैरह वगैरह प्रोसेस के थ्रू अगर हम जाते हैं तो आपकी फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो कम होता जाता है। दैट मीन्स कि आप अगर अपने डिज़ाइनिंग प्रोसेस को यूज़र सेंटर रखते हुए हर एक स्टेप में अपने क्लाइंट को अपडेट करते रहोगे तो आपकी क्लाइंट की जो यूजेबिलिटी है वो बढ़ जाता है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप ये 4-5 स्टेप के थ्रू जो यूज़र सेंटर डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल है वो ज़्यादा अप्लाई करते हो। आपके डिज़ाइनिंग प्रोसेस में अगर ये यूसीडी प्रिंसिपल अप्लाई है तो इसमें आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट इम्प्रूव होने को मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड यूज़र एंगेजमेंट। मतलब अगर सपोज एग्जांपल आपकी यूएक्स डिज़ाइनिंग कर रहे हो और आप जानना चाहते हो कि आपकी यूज़र किस तरीके से जर्नी करेगा। फॉर एग्जांपल, आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो आपको यूज़र पर्सपेक्टिव से सोचना है कि आपकी वेबसाइट में यूज़र कहाँ जा सकता है, कहाँ पे क्लिक सबसे पहले करेगा, जहाँ पे क्लिक सबसे पहले करेगा तो वो वहाँ पे क्लिक करके फिर कहाँ जाएगा। तो ये जो यूज़र एंगेजमेंट जर्नी है, इस यूज़र एंगेजमेंट को जर्नी को डिफाइन करने के लिए, यूज़र आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करने के लिए यूसीडी प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसी यूसीडी प्रिंसिपल पर डिफाइन होता है कि उसकी टाइपोग्राफी क्या होगा, उसके कलर क्या होगा, आपकी पूरी यूआई यूएक्स की फंक्शनलिटी क्या होगा। ये प्रिंसिपल एक बहुत हेल्प करता है आपकी ऐप डिज़ाइनिंग, यूआई डिज़ाइनिंग और यूएक्स डिज़ाइनिंग डेवलप करने में। सॉरी। तो हमेशा याद रखिएगा कि आपकी यूज़र की अटेंशन पाने के लिए ये यूसीडी प्रिंसिपल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा एक एज ए फ्रीलांसर या फिर एज ए डिज़ाइनर एक बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है कि हमें बहुत ज़्यादा रीडिज़ाइनिंग करना पड़ता है। अगर हम ये यूसीडी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो हमारा रीडिज़ाइनिंग का भी कॉस्ट कम हो जाता है और रीडिज़ाइनिंग जो प्रोसेस है बहुत हो जाता है, क्योंकि आपने हर एक स्टेप में अपने जो एंड कस्टमर है उसको मैसेज कन्वे किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, आपने रिसर्च किया, उस रिसर्च के थ्रू आपने एक वैल्यू इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन लिया कि ये ब्रांड की तरफ से हमने ये रिसर्च किया और ये रिसर्च में हमें ये पॉइंट निकल के आए, प्लीज़ अप्रूव दिस। तो ये जैसे अप्रूव हो जाएगा, फिर आपने कॉन्सेप्ट डिज़ाइनिंग किया और आपने प्रोटोटाइप बनाया। कॉन्सेप्ट डिज़ाइनिंग करते समय भी जो प्रोटोटाइप आपने स्केच बनाया वहाँ पे भी अप्रूवल होता है। स्केच के बाद जब आप प्रोटोटाइप बनाते हो डिजिटली, वहाँ पे आप अप्रूवल करोगे। फिर डिजिटली आने के बाद जब 2-3 उसमें से चॉइस करके फिर डिटेल डिज़ाइनिंग होगा, तो अल्टीमेटली जब प्रोडक्ट लॉन्च होगा उसमें आप देखोगे कि आपने 10 डिज़ाइन पहले ही बना चुके हो और 10 डिज़ाइनिंग में 1 या 2 डिज़ाइनिंग अप्रूव हुआ है, जिसमें ही आपको सिर्फ रीडिज़ाइनिंग करना पड़ रहा है।
तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, अगर आप एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू अपने डिज़ाइनिंग, या फिर नॉट ओनली डिज़ाइनिंग, अगर आप एक एनिमेशन कर रहे हो, अगर आप एक मोशन ग्राफिक्स प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, अगर आप एक वीडियो एडिटिंग प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, तो हर एक स्टेप में ये चीज़ अप्लाई होता है, दैट इज़ कॉल्ड यूसीडी, यूजर सेंटर डिज़ाइनिंग अप्रोच। ये अप्रोच के साथ अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपकी इस तरीके से रीडिज़ाइनिंग कॉस्ट भी कम हो जाता है। नॉट ओनली मतलब रीडिज़ाइनिंग कॉस्ट कम होता है, इसमें आपकी टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव होता है। अगर आप देखोगे आपके पूरे प्रोसेस में, अगर आप एक लोगो डिज़ाइनिंग में 2 हफ्ता लगाते हो, तो होपफुली अगर हर एक स्टेप में अगर आप अच्छे से अपनी गोल को अचीव कर पाते हो, तो होपफुली 15 दिन ही लगेगा, मगर 15 दिन में एक प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मगर वही चीज़ अगर आप एक फाइनल डिज़ाइन बना के 15 दिन में एक क्लाइंट को सर्व करते हो, तो हो सकता है कि उसमें बहुत सारा डिज़ाइनिंग आए, क्लाइंट को समझ में नहीं आया आप किस हिसाब से बनाया, क्लाइंट कुछ एक चीज़ समझ रहा है, आप कुछ अलग चीज़ समझ रहे हो। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप दूसरों से काफ़ी कम समय में मार्केट में अपना जगह बनाओगे, अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करोगे, अपना एक पर्सनल ब्रांडिंग भी बनाओगे। हमेशा एक डिज़ाइनिंग अप्रोच बनाते समय कि जब भी आपकी जो कस्टमर होता है, उसकी जो कस्टमर सपोर्ट है, अगर आपके इस डिज़ाइनिंग प्रोसेस में आप उस कस्टमर सपोर्ट को भी सही ढंग से ट्रेनिंग दे दिया है, तो जब आपकी सपोर्ट की बारी आती है, मैं इसमें डिज़ाइनिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस प्रिंसिपल को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक आप ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हो जब आप सपोज कीजिए एक ऐप आपने डेवलप कर दिया, उसके बाद वो कस्टमर सपोर्ट टीम पे जाता है, एक सपोर्ट टीम जो कि फुल टाइम सपोर्ट देने के लिए होता है इन कस्टमर को। तो उस इन कस्टमर को सपोर्ट तभी वो दे सकता है जब वो डिज़ाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों की तरफ से ही उसके दिमाग में सही मैसेज ऑलरेडी है, सही प्रोसेस ऑलरेडी है कि मेरा यूज़र क्या चाहता है और मेरा डिज़ाइनर जो बनाया है वो किस हिसाब से इसको बनाया है। तो ये ट्रेनिंग जो है, ये पूरे प्रोसेस अगर आप सही ढंग से समझा पाओगे अपने कस्टमर सपोर्ट को, तब भी आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट, टाइम बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होता है, और आपकी जो पर्पस है, जो सपोर्ट टीम है, वो भी सही मैसेज कन्वे कर पाता है अपने इन कस्टमर को। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि हमारा ब्रांड लॉयल्टी। जब भी ब्रांड लॉयल्टी के बारे में बात आता है कि एक ब्रांड तभी बन सकता है क्योंकि वो जो ब्रांड जिसके बारे में आप बना रहे हो, डिज़ाइनिंग बना रहे हो, उसका भी एक एंड कस्टमर है। तो वो एंड कस्टमर को वो क्या मैसेज देना चाहता है, क्या ट्रस्ट बिल्डअप करना चाहता है मार्केट में, चाहे वो D2C ब्रांड हो, चाहे वो कोई SaaS प्रोडक्ट की ब्रांड हो, व्हाटएवर इट इज़, तो तभी हो सकता है जब स्क्रैच के थ्रू आप ब्रांड बना रहे हो। उस स्क्रैच में ही आपके डिफाइन हो जाते हैं आपकी कलर साइकोलॉजी, आपकी टाइपोग्राफी से लेकर आपकी साइज ऑफ द फॉन्ट, आपकी प्रिंट मीडिया क्या होगा, आपकी डिजिटल मीडिया क्या होगा। एक पूरे प्रोजेक्ट की पूरी ब्रांड को बनाते समय एक चीज़ याद रखिए कि ब्रांड डिज़ाइनिंग एक अलग गेम है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अलावा। तो आपको अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग बनना है तो आप सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखिए, आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाएंगे। हालांकि उसको सॉफ्टवेयर ऑपरेटर या DTP बोलते हैं हम, डेस्कटॉप ऑपरेटर। अगर आपको एक डिज़ाइनर बनना है तो लोगो डिज़ाइनर अलग कॉन्सेप्ट है, ब्रांड डिज़ाइनर अलग कॉन्सेप्ट है। तो हर एक कहीं पे भी सेगमेंट पे आप चले जाए तो हर एक सेगमेंट पे ही आपको ये यूज़र सेंटर डिज़ाइनिंग अप्रोच देखने को मिलेगा। उससे आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑब्वियसली अलग होगा। आप दूसरे डिज़ाइनर से, दूसरों से अलग हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, चाहे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो। कि एक डिज़ाइनर जो डायरेक्टली लोगो बनाता है या फिर डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पे बैठ के अपना डिज़ाइनिंग स्टार्ट करता है, और एक आप हो जो कि इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हो अपने डिज़ाइनिंग पे, जो कि प्रोसेस को थ्रू जाता है। होप कि आगे की इस प्रोसेस के एंड में जो एंड आउटकम आए वो उस डिज़ाइनर के कंपैरेटिवली क्वालिटी वाइज कम आए, ज़्यादा आए, दैट इज़ अनदर गेम। मगर आप जो प्रोसेस के थ्रू, आप हमेशा उस प्रोसेस को एंजॉय करो और उस प्रोसेस के थ्रू बनाओगे, और उस प्रोसेस के थ्रू बनते हुए आप जो एंड डिज़ाइनर बन जाओगे, दैट इज़ योर गोल। कि हमने एक डिज़ाइनिंग बनाते समय ये स्टेप फॉलो किया और इस प्रोसेस के थ्रू गए, और उस प्रोजेक्ट में प्रोसेस के थ्रू गए, उस प्रोजेक्ट हो सकता है कि आगे जाके फेल हो गए, मगर इस प्रोसेस में हमने बहुत कुछ सीखा, और इस प्रोसेस में हमने जो भी कुछ सीखा वो आगे की प्रोजेक्ट में हम
अप्लाई करते हुए जाएंगे। आपको एक बेटर डिसीजन में मतलब लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये प्रोसेस, कि आपको सपोज़ आप एक खुद के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो और उस प्रोजेक्ट में आपको एक डिसीजन लेना है कि ये प्रोजेक्ट पे आपको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपकी जो प्रोजेक्ट है उसकी जो अगर पूरा प्रोटोटाइप टेम्पलेट ब्लूप्रिंट अगर आपके सामने हो तो आपको एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प मिलता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन पे अगर हम आते हैं कि आप यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइनिंग अप्रोच एक पाथ है, जिस पाथ के थ्रू आप जाओगे, या तो आप सीधा जा सकते हो या तो आप राइट लेफ्ट, कौन सा पाथ आपको चूज़ करना है ये आपके ऊपर है। ये एज ए डिज़ाइनर अगर आप खुद को आगे देखते हो तो आपको एक सही पाथ से सही कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर हम जाओगे तो होपफुली आप एक अच्छा ब्रांड आइडेंटिटी यानी अपना पोर्टफोलियो यानी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग, आगे जाके हम एक नीश बेस्ड डिज़ाइनर कैसे बन सकते हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये सारा चीज़ों में हेल्प करेगा। अगर आप केस स्टडी भी देखोगे तो जब भी कोई UI UX बनता है, जब भी कोई अगर आप इसी केस स्टडी को अगर हम देखेंगे कि हाँ सबसे पहले इस तरीके से स्केच होते हुए जाता है कि रिसर्च, डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट, ब्रीफ, स्केच, कॉन्सेप्ट, फिर फाइनलाइज, फिर ब्रांड डेवलपमेंट होता है और फिर ब्रांड गाइड बनता है। उसी तरह इसी स्केच बुक को बनने के बाद फिर ये फाइनल आउटपुट आता है। हम पहले अगर ये फाइनल आउटपुट में चले जाएंगे ना तो हमें पता ही नहीं कि हमारा यूज़र क्या है, हमारा यूज़र कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या ब्रांड आइडेंटिटी होना चाहिए, क्या कलर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, व्हाटएवर। तो वो कि आगे जब भी आप एक छोटा से छोटा डिज़ाइनिंग भी स्टार्ट करोगे तो आपकी डिज़ाइनिंग स्टार्ट में एक प्रोसेस, एक प्रिंसिपल, एक SOP होना चाहिए ताकि आप भी एक नीश बेस्ड डिज़ाइनर बन सको, ताकि आप आगे जब कोई भी डिज़ाइनर को सिखाओगे तब वो भी इस प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड करेगा। होप इस वीडियो से आपको बहुत सारा वैल्यू मिला होगा और आपने बहुत कुछ लर्निंग लिया होगा। सही में वैल्यू मिला है और सही में लर्निंग लिया है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो और डिज़ाइन करियर को लेकर बहुत सीरियस हो तो दिस इज़ द राइट प्लेस। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी जाके आगे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। नीचे आपको एक लिंक दिख रहा होगा, उस लिंक पे जाइए और आपको मिल सकता है फ्री में ई-बुक, जिससे आपको पता चल सकता है बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल होने पर भी आप कितने सारे करियर ऑप्शन को परस्यू कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टाटा।